तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी को भूगोल का तीसरा अध्याय पढ़ाने के लिए जा रहा हूं। प्यारे बच्चों, तीसरा अध्याय हमारा क्या है? जनसंख्या संगठन। संगठन कहिए या जनसंख्या संरचना कहिए, बात आपका बराबर है। यानी तीसरे अध्याय का शीर्षक नाम क्या हो गया? तीसरे अध्याय का शीर्षक है जनसंख्या संगठन। ठीक है, इसलिए प्यारे बच्चों, हमें सर्वप्रथम समझना है कि जनसंख्या संगठन किसे कहते हैं या जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं। या आपको पूछा जा सकता है कि जनसंख्या संरचना से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इसे समझने के पहले हमें क्या सर्वप्रथम समझना पड़ेगा? तो प्यारे बच्चों, हमें सर्वप्रथम जनसंख्या समझना पड़ेगा कि आखिर जनसंख्या किसे कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जनसंख्या क्या होती है। तो प्यारे बच्चों, जनसंख्या क्या होती है? स्त्री और पुरुषों, जितना जनसंख्या स्त्री का है और जितना जनसंख्या पुरुष का है, स्त्री और पुरुषों की संख्या को जोड़ करके जो आपको मिलेगा वही आपको क्या कहलाएगा? वही आपको जनसंख्या कहलाएगा। यानी जनसंख्या के अंतर्गत आपको पुरुष भी देखने को मिलेगा और महिला भी देखने को मिलेगा। या यूँ हम कह सकते हैं कि इस जनसंख्या के अंतर्गत आपको सिर्फ पुरुष और महिला देखने को मिलता है। ठीक है, अब जो पुरुष और महिला है, ठीक है, यानी जो जनसंख्या है, इसका हम लोग इसमें क्या देखेंगे? तो संगठन देखेंगे या संरचना देखेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, संगठन से आपका है ना क्या होगा? अब देखिए, कोई क्षेत्र है, उस किसी क्षेत्र में मान के चलिए कि हमको विकास करना है। अब विकास तो दोनों का होना चाहिए, पुरुष का भी होना चाहिए और महिला का भी होना चाहिए। यदि दोनों का प्रॉपर विकास नहीं होगा या दोनों में बैलेंस नहीं होगा, यानी पुरुष और महिला में यदि बैलेंस नहीं होगा तो क्या होगा? तो किसी भी क्षेत्र का विकास हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब मान के चलिए कि कोई क्षेत्र है, जैसे हमारा क्षेत्र रोसड़ा है। ठीक है, हमारे क्षेत्र रोसड़ा में पुरुषों की जनसंख्या 1000 है, जबकि महिला की जनसंख्या माना कि 600 है। अब 400 का गैप है ना, हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? इससे क्या दिक्कत आएगा? इससे दिक्कत आएगा सर्वप्रथम शादी में। ठीक है, तो शादी में कैसे दिक्कत आएगा? आप ही बताइए कि 1000 पुरुष है और 600 महिला है, तो जाहिर सी बात है कि 400 जो पुरुष है वो कुमारे के कुमारे है ना, रह जाएंगे। रहेंगे कि है ना? नहीं रहेंगे, बिल्कुल है ना रहेंगे। ठीक है, तो सर्वप्रथम ये जो संगठन है, संगठन से हमें क्या पता चलता है? जो भी जनसंख्या है, संगठन के ही माध्यम से, यानी इसी के माध्यम से हम क्या कर पाते हैं? तो जनसंख्या का क्या कर पाते हैं? तो आपका जो जनसंख्या है उसका हम लोग जो है, ठीक है, विशेषताओं को प्रदर्शित है ना कर पाते हैं या जनसंख्या के बारे में बता पाते हैं। यह जो जनसंख्या है, ठीक है, जो खास करके दो समुदाय है, स्त्री और पुरुष, स्त्री और पुरुषों में हम लोग क्या है ना कर पाते हैं? तो हम लोग तुलना कर पाते हैं कि स्त्री कितना है, पुरुष कितना है। ठीक है, अब किसी भी क्षेत्र का विकास करना है तो मान के चलिए पुरुष विकास कर रहा है और महिला विकास नहीं, आपका महिला विकास नहीं कर रहा है। अब यदि महिला भी विकास नहीं करेगी तो क्या वो क्षेत्र प्रॉपर विकास कर पाएगा? वो क्षेत्र प्रॉपर विकास नहीं कर पाएगा। अब प्यारे बच्चों, हमें कैसे पता चलेगा कि किसी क्षेत्र में पुरुष विकास कर रहा है, महिला विकास नहीं कर रहा है? ठीक है, अब किसी क्षेत्र में जो हमारा मतलब कि पुरुष की जनसंख्या अधिक है, महिला की जनसंख्या कम है, ये हमें कैसे पता चलेगा? अब किसी क्षेत्र में नौजवानों की संख्या ज़्यादा है, बूढ़ों की संख्या कम है, ये हमें कैसे पता चलेगा? अब किसी क्षेत्र में पुरुष ज़्यादा पढ़े लिखे हैं जबकि महिला कम पढ़े लिखे हैं, या दोनों के दोनों कम पढ़े लिखे, ये सब हमें कैसे पता चलता है? तो प्यारे बच्चों, ये सारा का सारा हमें पता चलता है संगठन के अंतर्गत। ठीक है, हम प्यारे बच्चों यूं हम कह सकते हैं कि पुरुष और महिला का जितना भी आपका हम लोग अध्ययन करते हैं, अध्ययन है क्या चीज़ का अध्ययन? उसके लिंग के बारे में, कितना पुरुष है कितना महिला है, उसके साक्षरता के बारे में, कितना पढ़ा लिखा हुआ है कितना नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, लिंग अनुपात में कितना पुरुष है कितना महिला है। तो ये सारा का सारा हमें किस माध्यम से पता चल पाता है प्यारे बच्चों? तो हमें संगठन के ही माध्यम से पता चल पाता है, यानी कि जनसंख्या संगठन के ही माध्यम से पता चल पाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके अंतर्गत हम लोग जनसंख्या संगठन के ही अंतर्गत पुरुष और महिलाओं के विशेषताओं के बारे में उसका विवरण है ना दे पाते हैं। ठीक है, उसका तुलना है ना कर पाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चा, तो देखिए, जनसंख्या संगठन उन विशेषताओं को प्रदर्शित करता है, ठीक है, उन विशेषताओं को प्रदर्शित करता है जिनकी माप की जा सके, जिनकी क्या
किया जा सके, तो माप किया जा सके, तथा जिनकी मदद से व्यक्तियों में अंतर, ठीक है, व्यक्तियों में अंतर अथवा तुलना की जा सके। जैसे क्या होगा, जैसे प्यारे बच्चों आयु मतलब क्या, अब कहते हैं ना कि जो भारत है वो युवाओं का देश है, भारत में सबसे ज़्यादा युवा लोग रहते हैं, ठीक है। तो हमें कैसे पता चला कि भारत में सबसे ज़्यादा युवा लोग रहते हैं? वो जनसंख्या संगठन के ही कारण, जनसंख्या संगठन के कारण हमें पता चलता है कि भारत में कितना युवा है, कितना बुजुर्ग है और कितना छोटे बच्चे हैं, ठीक है। लिंग, अब लिंग मतलब क्या प्यारे बच्चों कि भारत में या कोई क्षेत्र में पुरुष की जनसंख्या कितना है, महिला का जनसंख्या कितना, ये सारा का सारा हम लोग इसी के माध्यम से पता है ना कर पाते हैं। कितना पढ़ा लिखा हुआ है यानी साक्षरता, या यूँ हम कह सकते हैं आयु, लिंग, साक्षरता, आवास आदि ऐसे घटक हैं जो आपको, ठीक है, आदि ऐसे घटक है किसके, तो जनसंख्या संगठन के, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये तो आपको जनसंख्या क्या हो गया, तो जनसंख्या संगठन हो गया, ठीक है। अब प्यारे बच्चों हम लोग आते हैं लिंग अनुपात पे। देखिए लिंग अनुपात आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है ना रखता है। लिंग अनुपात जानना बेहद ही ज़्यादा जरूरी है। आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि लिंग अनुपात किसे कहते हैं, लिंग अनुपात से आप क्या समझते हैं, तथा लिंग अनुपात कैसे मापा जाता है, ठीक है। सबसे पहले प्यारे बच्चों हम लोग जानेंगे कि लिंग अनुपात किसे कहते हैं, ठीक है। अब प्यारे बच्चों देखिए जनसंख्या में पुरुष और महिला यानी स्त्री, पुरुष और स्त्रियों के अनुपात को हम लोग है ना क्या कहेंगे, तो लिंग अनुपात कहेंगे, ठीक है। यानी पुरुष और स्त्रियों के अनुपात को हम लोग क्या बोलेंगे, तो हम लोग लिंग अनुपात बोलेंगे, ठीक है। अब जो लिंग अनुपात है प्यारे बच्चों वो हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो लिंग अनुपात ज्ञात करने का सूत्र यानी निकालने का विधि। अब देखिए प्यारे बच्चों लिंग जो अनुपात है वो निकालने का दो तरीका है, ठीक है। हालांकि दो तरीका नहीं है, एक ही तरीका है। सर्वप्रथम हम लोग कौन सा तरीका लेंगे, तो भारत का, यानी भारत में किस प्रकार लिंग अनुपात ज्ञात किया जाता है। यदि मैं भारत की बात करूं तो भारत में किस प्रकार लिंग अनुपात ज्ञात किया जाता है, तो देखिए स्त्रियों की संख्या यानी कि जितना भी स्त्री है भारत में, स्त्रियों की संख्या भागा पुरुषों की संख्या गुना 1000। स्त्री यानी कि भारत में जितना भी स्त्रियों की संख्या भागा पुरुषों की संख्या गुना 1000 कर देंगे। अब इस पर से हमारा क्या ना निकल जाएगा, तो हमारा लिंग अनुपात निकल जाएगा भारत में, ठीक है। और हम यदि अन्य देशों की बात करें यानी दूसरे देशों में, तो अन्य देशों में लिंग अनुपात कैसे निकाला जाता है, तो अन्य देशों में जो लिंग अनुपात है वो निकाला जाता है पुरुषों की संख्या भागा स्त्रियों की संख्या गुना 1000। यानी अन्य देश में पुरुषों की संख्या पहले है ना कर दिया है ना जाता है, यानी कि पुरुषों की संख्या से स्त्री की संख्या को भागा दे करके 1000 गुना करके हमें लिंग अनुपात निकल जाता है, ठीक है। यहाँ पर तो देखिए प्यारे बच्चों आपके एग्जाम के लिए दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दो हो गया। पहला जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं, दूसरा लिंग अनुपात किसे कहते हैं, और तीसरा लिंग अनुपात कैसे ज्ञात किया जाता है। तो प्यारे बच्चों लिंग अनुपात किसे यानी कहते हैं, तो जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों के अनुपात को ही हम लोग यानी क्या कहते हैं, तो हम लोग लिंग अनुपात कहते हैं। लिंग अनुपात निकालने के सूत्र यानी क्या है, तो भारत में देखिए भारत में कौन सा सूत्र है, स्त्रियों की संख्या भागा पुरुषों की संख्या गुने 1000, जबकि अन्य देशों में पुरुषों की संख्या भागा स्त्रियों की संख्या गुने 1000, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक तो हमारा लिंग अनुपात रहा, ठीक है। इसके अलावा भी आपको बहुत सारे पॉइंट है, जैसे साक्षरता है क्या होती है, नगर क्या होता है, ग्राम क्या होता है। तो प्यारे बच्चों अब हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम आपको समझाएंगे, ठीक है। जैसे ग्राम क्या होता है, नगर क्या होता है, यानी पूरा का पूरा प्यारे बच्चों हम आपको सीरीज ही है ना समझा देते हैं, जिससे आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। देखिए सीरीज हम आपको समझा देते हैं। सबसे प्यारे बच्चों देखिए आपके एग्जाम में पूछा भी है ना जाता है कि ग्राम यानी कि गांव और नगर में क्या अंतर होता है, इस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछा भी है ना जाता है। तो सबसे पहले देखिए ग्राम, जो आपका जो गांव होता है, हम लोग कैसे कह पाते हैं कि कोई गांव है। देखिए अब कोई भी गांव तब होगा जब वो आपका ग्राम पंचायत बनेगा, ग्राम पंचायत या आपका पंचायत रहेगा, ठीक है। यानी कि लगभग 12,000 जनसंख्या से कम क्या होना चाहिए, तो कम होना चाहिए, ठीक है, कम, ठीक है प्यारे बच्चों। जब किसी क्षेत्र में लगभग 12,000 जनसंख्या कम रहता है तो वह क्षेत्र आपको ग्राम पंचायत है ना कहलाता है। ग्राम जैसे ही लग गया तो ग्राम का मतलब प्यारे बच्चों क्या हो जाता है, यानी गांव। वह क्षेत्र क्या कहलाएगा, वो क्षेत्र गांव होगा।
जैसे ही प्यारे बच्चों 12,000 यह आंकड़ा 2011 के अनुसार से हम आपको लिख भी देते हैं, 2011 के अनुसार। अभी का क्या है हमको नहीं पता है, ठीक है, क्योंकि नया आपको बुक में अपडेट नहीं हुआ है, ठीक है, 2011 के अनुसार से। अब जैसे ही 12,000 से जब जनसंख्या ऊपर है ना होता है 2011 के अनुसार से, ठीक है, अब 12,000 प्लस हो जाएगा तब वह क्षेत्र, तो उन क्षेत्रों को नगर पंचायत में तब्दील है कर दिया जाता है। किसमें? नगर पंचायत, ठीक है। लगभग 12,000 प्लस कितना जनसंख्या होना चाहिए? तो 12,000 प्लस जनसंख्या इसके लिए होना चाहिए 2011 के अनुसार, ठीक है, 2011 के अनुसार, ठीक है प्यारे बच्चा। अब प्यारे बच्चों देखिए इसमें आपको क्या लग गया? नगर है ना लग गया। जैसे ही नगर लगा यानी कि यह शहर बन गया, तो शहर का सबसे छोटा इकाई क्या होगा? नगर पंचायत होगा। शहर का सबसे छोटा इकाई क्या होगा? तो नगर पंचायत होगा, ठीक है। अब देखिए जब यह हमारा जो नगर पंचायत है जिसके जनसंख्या काफी बढ़ गया, अब 12,000 से बढ़ करके यदि इसका जनसंख्या 40,000 प्लस हो जाए, तब इस क्षेत्र को यानी अब नगर पंचायत से जो बड़ा शहर होता है वह कहलाता है नगर परिषद। नगर परिषद। अब नगर परिषद प्यारे बच्चों कैसे न बनता है? तो नगर परिषद के लिए 40,000 प्लस जनसंख्या होना चाहिए। कितना? तो 40,000 प्लस अभी के हिसाब से, ठीक है। जिन शहर का जनसंख्या 40,000 से अधिक होगा उसे नगर परिषद बना दिया जाता है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों अब जब 40,000 से जनसंख्या अत्यधिक है ना हो जाती है, जब आपका 2 लाख टच कर लेगा यानी कि अब नगर परिषद से बड़ा नगर है ना क्या निकल आएगा? तो नगर निगम। नगर निगम के लिए प्यारे बच्चों देखिए पहले जनसंख्या था 1 लाख, यानी जिन शहर का जनसंख्या 1 लाख है उस शहर को नगर निगम बना दिया जाता था। लेकिन यदि हम इधर की बात करें आज से 6 मंथ पहले इस आंकड़ा को चेंज कर दिया गया है। अब कर दिया गया है कि जिस क्षेत्र का जनसंख्या 2 लाख प्लस है यानी 2 लाख से अधिक है उन क्षेत्रों को ही नगर निगम बनाया जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो जब जनसंख्या 2 लाख प्लस हो जाए तो उन शहरों को क्या बनाया जाएगा? तो नगर निगम बनाया जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब यह जो नगर निगम है, हालांकि अब तो यह नगर निगम का नगर निगम ही है ना रहेगा, लेकिन जो जनसंख्या है जैसे ही 10 लाख प्लस होता है, कितना? तो 10 लाख प्लस होता है तो यह नगर निगम ही रहता है, लेकिन इसका जो दर्जा उच्च हो जाता है और उच्च होने के कारण यह कहलाने लगता है महानगर। क्या कहलाने लगता है? महानगर। तो महानगर के लिए क्या होना चाहिए? तो प्यारे बच्चों 10 लाख प्लस जनसंख्या होना चाहिए। कितना? तो 10 लाख प्लस, ठीक है। अब देखिए हम इसको बताने के लिए हम पूरा का पूरा इतना बताते हैं। अब आपके एग्जाम में प्रश्न होता है कि महानगर से आप क्या समझते हैं? ये आपके एग्जाम में आता प्रश्न है प्यारे बच्चों, ठीक है। यह आपके एग्जाम में बिहार बोर्ड में पूछा जाता है कि महानगर से आप क्या समझते हैं। तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर क्या होगा कि जिन क्षेत्रों की जनसंख्या 10 लाख से अत्यधिक होती है उन क्षेत्रों को हम लोग यानी क्या बोलते हैं? तो प्यारे बच्चों महानगर बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है मेगा सिटी। ठीक है। तो मेगा सिटी जिन क्षेत्रों का जनसंख्या 50 लाख से अधिक है ना हो जाता है। कितना? तो प्यारे बच्चों 50 लाख से अधिक है ना हो जाता है उन क्षेत्रों को हम लोग क्या है ना बोलते हैं? तो प्यारे बच्चों तो मेगा सिटी है ना बोलते हैं। क्या है ना बोलते हैं? तो मेगा सिटी, ठीक है। हालांकि मेगा सिटी आपको एग्जाम में उतना नहीं पूछता है, आपको जो पूछेगा क्या पूछेगा? ये महानगर। कि महानगर से आप क्या समझते हैं? महानगर किसे कहते हैं? तो आपको उत्तर देना है कि जिन क्षेत्रों की जनसंख्या 10 लाख से अधिक होती है उन क्षेत्र को हम लोग यानी क्या बोलते हैं? तो महानगर बोलते हैं, ठीक है। यदि हम 2011 की बात करें तो 2011 के अनुसार भारत में कुल महानगरों की संख्या कितनी है? तो 53, ठीक है। यानी कि 2011 के अनुसार पूरे भारतवर्ष में 53 ऐसा शहर है जिनका जनसंख्या 10 लाख से क्या है? तो 10 लाख से अत्यधिक है, ठीक है। प्यारे बच्चों अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि मैंने बचपन में तो पढ़ा था कि महानगर 4 होते हैं, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, ये आप पढ़े थे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये जो महानगर है यह महानगर कुछ अलग है कैटेगरी का। यह है कोटि आकार के हिसाब से। इसमें जनसंख्या को महत्व नहीं दिया गया है, इसमें कोटि आकार को महत्व दिया गया है, ठीक है।
यह भारत के 4 अलग अलग क्षेत्रों में है, जिससे जनसंख्या को सुविधा हो सके हर एक चीज़ में, इसलिए वो फाइल आपका अलग है। जो आपका 4 शहर है, जिससे बचपन में आप है ना पढ़ते हैं, भारत के 4 महानगर मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, चेन्नई, यह कोटि आकार के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से नहीं है, ठीक है। जनसंख्या के हिसाब से महानगर जो है आपको 10 लाख से, जिन क्षेत्रों की जनसंख्या 10 लाख से अत्यधिक होती है उसे महानगर कहते हैं। पूरे भारत में 53 महानगर है 2011 के हिसाब से, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आपके एग्जाम में यह प्रश्न आता है, इसलिए आपको यह रट ही जाना है, ठीक है। अब देखिए, अब आपके एग्जाम में यह प्रश्न प्यारे बच्चों पूछे है ना जाते हैं कि ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या में क्या अंतर है, ठीक है। क्या पूछे ना जाते हैं प्यारे बच्चों, तो ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या में क्या अंतर है, ठीक है। अब देखिए, अब आप गांव समझ गए। गांव क्या होता है, 12,000 से, जिस क्षेत्र का जनसंख्या 12,000 से कम होगा वह गांव कहलाएगा। जिस क्षेत्र का जनसंख्या लगभग 12,000 से अत्यधिक है न होगा वह शहर आपको कहलाएगा। लेकिन वह नगर पंचायत बनना चाहिए तब, ठीक है। अब आपको अंतर पूछेगा ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या में आपको अंतर भी पूछता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, अब इसके बारे में बताएंगे। सर्वप्रथम, जो जनसंख्या ग्राम में निवास करती है वह ग्रामीण जनसंख्या कहलाती है, यानी ग्राम पंचायत में जो निवास करती है। जो जनसंख्या नगर में निवास करती है वह नगरीय जनसंख्या कहलाती है। पहला अंतर है ना हो गया। दूसरा अंतर आप लोग है ना क्या लिखिएगा, जो ग्रामीण जनसंख्या है उसका क्रियाकलाप क्या होता है, तो उसका क्रियाकलाप प्राथमिक होता है। प्राथमिक क्रियाकलाप होती है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, प्राथमिक क्रियाकलाप हम लोग किसे कहते हैं, तो प्राथमिक मतलब क्या होता है, पहला, यानी कि वह क्रिया जिसे पहली बार किया जा सके प्राथमिक क्रिया कहते हैं, ठीक है, या प्राथमिक क्रियाकलाप कहते हैं। अब देखिए, प्राथमिक क्रिया क्या क्या हो सकता है, जैसे खेती करना, मछली पालना, मछली पकड़ना, ठीक है, लकड़ी काटना, तो ये सभी आपका पशुपालन, ये सभी क्या है, तो प्राथमिक क्रिया है। अब देखिएगा, कोई भी गांव है वहां गांव में प्राथमिक क्रिया आपको किया जाता है। जैसे देखिए, कृषि करना, पहली बार कृषि को किया जाता है, ठीक है, इसलिए कृषि प्राथमिक क्रिया है, ठीक है। और गांव में कृषि किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। मछली पालन या मछली पकड़ना, ठीक है, गांव में किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। पशुपालन, ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि गांव में लोग, वहां के लोग जो है प्राथमिक क्रियाएं ज्यादातर करते हैं, जैसे मछली पकड़ना, कृषि करना, खेती करना। जबकि जो नगरीय है, जो नगरीय जनसंख्या होती है, इस नगरीय में खास करके द्वितीय क्रियाकलाप है होते, द्वितीय या तृतीय क्रियाकलाप होते हैं, द्वितीय या तृतीय कलाप, ठीक है। द्वितीय क्रियाकलाप में क्या होता है कि जब वस्तुओं का निर्माण किया जाता है उस क्रिया को हम लोग द्वितीय क्रियाकलाप कहते हैं। जैसे वस्तुओं का निर्माण कहाँ किया जाता है, उद्योग में, कल कारखाने में, है कि नहीं। तो जो नगर होता है वहाँ कल कारखाने देखने को मिलेगा, ठीक है। तृतीय क्रियाकलाप है क्या है, ठीक है, खास करके यह क्या होता है, यह खास करके जब इन्हीं क्षेत्रों को, जब द्वितीय क्रियाकलाप में जो वस्तु तैयार होता है इसको जो बेचा जाता है, यानी जो व्यापार किया जाता है, वह खास करके आपको तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो नगरीय जनसंख्या है वहाँ के लोग व्यापारी होते हैं, वस्तु को बेचते हैं, आयात करते हैं, वस्तु को बनाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में यह भी ना पूछा ना जाता है कि ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या में क्या अंतर है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हम आपको बताएंगे, ठीक है, साक्षरता है ना क्या है ना होती है, और अन्य टॉपिक भी बताएंगे। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।